हिंदुस्तान की संस्कृति में बाबा के बहुत मायने होते हैं और बबुआ के मायने मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो बबुआ बबुआ ही रहेगा और बाबा बाबा ही रहेंगे, क्योंकि गोरखपुर सिद्धपीठ है और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा इस बारे में कि योगी जी अगर गोरखपुर से लड़ेंगे तो पूरे पूर्वांचल पर इसका अच्छा संदेश जाएगा। और जहाँ तक हम चुनाव की बात करें तो बबुआ कहीं ठहर नहीं पाएंगे इस चुनाव में। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि हमारे बाबा का जो व्यक्तित्व है वो सभी पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने जिस नेक नियति से और जिस कर्मठता से काम पिछले दिनों में इस प्रदेश की सुख और समृद्धि के किया है, वह सभी राजनीतिक पार्टियों को ज़मीन खिसकाने वाला नज़र आता है, अपनी जड़ों को कमज़ोर करने वाला नज़र आता है। इसलिए वो योगी जी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये तय है और आप जनता की नब्ज़ टटोल कर देखिएगा, ये एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश में जिसकी डिमांड अन्य प्रदेश के लोग भी करते हैं, वो केरला के हों, महाराष्ट्र के हों, साउथ के हों। तो योगी जी ने जो मुकाम पाया है वो अपने एक कुशल प्रशासक के तौर पर और अपनी उस छवि के कारण पाया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई है, जहाँ सिर्फ कमज़ोर लोगों का उत्थान है और जहाँ इस प्रदेश को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने का ख्वाब है। इसलिए इन लोगों के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे भविष्य में। सब योगी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली सरकारें किसानों के नाम पर ज़मीनें हड़पती थीं और उससे लाभ कमाते थे नौकरशाह और राजनीतिक लोग। सीधे साधे किसान को 800 रुपये मीटर लेकर ज़मीन ठगा जाता था और बिल्डर, नौकरशाह और सरकारों का जो गठजोड़ था वह उससे हज़ारों रुपये मुनाफा कमाता था। तो इस प्रवृत्ति को जिस मुख्यमंत्री ने रोका, स्वाभाविक है कि वो भ्रष्टाचार की सोच वाले लोग या जिनकी दाल ना गल पाई हो या जो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए हों, तो वो कोई ना कोई आरोप तो लगाएंगे। लेकिन मैं विधायक होने के नाते यह बता सकता हूँ, मैंने नज़दीक से अपने मुख्यमंत्री को देखा है। हम लोग भी इतनी नैतिक ताकत नहीं जुटा पाते थे कि किसी गलत काम के लिए हम मुख्यमंत्री से कहें, क्योंकि जब हमारा नेता इस प्रदेश के लिए समर्पित है, यहाँ की जनता के लिए समर्पित है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हीं की बनाई हुई रीत को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिस तरीके से वो शासन इस प्रदेश में उन्होंने किया, बिना राग देश के सभी को साथ लेकर, उनकी विचारधारा को हम आगे समाज में बढ़ाएं। जिन लोगों को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, जो विचारधारा इस प्रदेश के विकास की है, जो विचारधारा करप्शन दूर करने की है, जो विचारधारा समाज के अंतिम छोर के उत्थान की है, तो वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई जान नहीं है, जनता उन्हें जवाब देगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस वक्त मैं जेवर में हूं, जो कि गौतम बुद्ध नगर के 3 विधानसभा सीटों में से एक है। और मेरे साथ धीरेन्द्र सिंह जी हैं, जो कि जेवर से विधायक हैं। 2012 में भी इन्होंने जेवर से ही लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उस वक्त सर हार गए थे। अभी 2017 में इन्होंने जेवर से बीजेपी की तरफ से लड़ा था और ये बीजेपी के विधायक रहे हैं जेवर से ही, और अभी ये फिर से कैंडिडेट चुने गए हैं इस बार के। तो सर, जिस तरीके से अभी ये जो चुनाव है, ये बाबा वर्सेस बबुआ हो रहा है। वहाँ से वो बाबा बोलते हैं, वहाँ से योगी जी उन्हें बबुआ बोलते हैं। और अभी योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारे इल्ज़ाम मंडे जा रहे हैं कि गोरखपुर में भेज दिया है, मतलब उनके घर में बीजेपी ने उन्हें भेज दिया है। आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर? पहले जब अयोध्या से लड़ने वाले थे, अब गोरखपुर जा रहे हैं, क्या सच में बीजेपी ने उन्हें घर भेज दिया? देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति में बाबा के बहुत मायने होते हैं और बबुआ के मायने मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो बबुआ बबुआ ही रहेगा और बाबा बाबा ही रहेंगे, क्योंकि गोरखपुर सिद्धपीठ है और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा इस बारे में कि योगी जी अगर गोरखपुर से लड़ेंगे तो पूरे पूर्वांचल पर इसका अच्छा संदेश जाएगा। और जहाँ तक हम चुनाव की बात करें तो बबुआ कहीं ठहर नहीं पाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि योगी जी ने इतना काम किया है। हम जिस विधानसभा में खड़े हुए हैं, यहाँ का जनमानस पूरी तरीके से उनके विकास के मॉडल को लेकर चर्चा करता है आज की तारीख में।
यहाँ आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी की स्थापना हो। कुल मिलाकर इतने उद्योग धंधे इस क्षेत्र में लग रहे हैं जो निश्चित तौर से हमारे प्रदेश के नौजवानों का स्वर्णिम भविष्य बनाएंगे और एक ऐसा रास्ता सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश में दिया है, औद्योगिक माहौल बनाया है योगी जी ने कि जो माफिया इस क्षेत्र में पहले सक्रिय थे, उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करने लगे थे, उनकी दोबारा वापसी हुई है। और आज मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जेवर का विधायक रहा और किसानों का धन्यवाद करूँगा। यह वही क्षेत्र है जहाँ 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियाँ चलती थी और वहाँ दुनिया का इतना बड़ा अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए हो गया, जिसमें किसानों ने आगे बढ़कर इस प्रदेश के विकास के लिए यह योगदान किया। तो हम विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और योगी जी का जो स्वर्णिम काल रहा है उसमें नारी सुरक्षा का विषय हो या आम आदमी की सुरक्षा हो या जितनी भी सरकारी योजनाएं जिनसे गरीबों को लाभ मिलता हो वो उनके घर तक पहुंचाई गई हों। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया और बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए जनता के हित में जिससे एक नया विश्वास लोगों के जहन में वो पैदा कर पाए और वही विश्वास बाबा की जीत का कारण इस उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बनेगा। जी सर, जिस तरीके से हमने देखा कि 2017 में 65% वोट जो है जेवर से पड़े थे, ज़्यादातर वोट आपको मिले थे। ऐसे ही जब आपने कांग्रेस से लड़ा था 2012 में, उस वक्त शायद इतना नहीं वोट मिल पाया था। क्या कहेंगे कांग्रेस छोड़ के आने की वजह क्या रही थी और अभी आप बीजेपी से फिर से चुने गए हैं, तो बीजेपी में कैसा काम होता है और कांग्रेस की आप तुलना कैसे करेंगे? देखिए, वोटों से आकलन नहीं किया जा सकता, हार जीत तो चुनाव में होती है, क्योंकि चुनाव की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विकास से भी इतर होती हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी थी 2012 में भी, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने मुझे 58,000 वोट दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि जिस भूमि पर व्यक्ति जन्म लेता है उसकी एक इच्छा होती है कि मैं उस क्षेत्र में कैसे विकास करा पाऊँ। तो विधायक बनकर एक माध्यम मिल जाता है हम लोगों को अपनी उस मातृभूमि की सेवा करने का, तो वही मुझे पिछले समय में मिला और उसके परिणाम भी सामने आए। आप भी देख रही हैं कि जेवर दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। ये सिर्फ 5 साल का करिश्मा है। तो जो एक विकास की हमने यहाँ नींव जमाई है उसे हम और ऊपर तक ले जाएं और उसे बिल्डिंग बनाएं, उसके लिए इस बार मैं जनता के बीच में हूँ और जनता भी समझती है, क्योंकि जनता के साथ रहकर जो यहाँ विकास की नई नई योजनाएं बनाई गई, ग्रामीण विकास में तकरीबन 589 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए पिछले 5 साल में। वो शिक्षा हो, 2-2 डिग्री कॉलेज यहाँ बने या स्वास्थ्य की सेवाएं हों, L1 हॉस्पिटल यहाँ बनवाए गए, ट्रामा सेंटर यहाँ के लिए मंजूर कराया गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस पीरियड में करा पाया। और जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली की बात है, ज़मीन आसमान का अंतर है। इस पार्टी में व्यक्ति की योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाता है और पार्टी सर्वे कराती है जनता के माध्यम से। हर गांव में, हर घर में आज भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है और वह उस सोच के साथ करता है जिसमें राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र को मजबूत करने की। और यह भी सोच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रहती है कि हमें समाज के अंतिम छोर का उत्थान करना है। तो यही तो भावना इस पार्टी को आगे ले जा रही है, जो निश्चित तौर से फ़र्क भी है अन्य पार्टियों से। बाकी पार्टियां तुष्टीकरण के आधार पर तय करती हैं अपनी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्र का जो भाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का, वह इसे अन्य पार्टियों से अलग बनाता है। आप कह रहे हैं कि देश के अंतिम छोर तक बीजेपी जो है ध्यान देती है, अंतिम व्यक्ति तक ध्यान देती है। जहां तक दलित और पिछड़ों की बात है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे बयान दे रहे हैं कि मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी है क्योंकि मुझे कोई काम नज़र नहीं आ रहा था, ओबीसी दलित पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। अभी भी आपने टिकट की सूची देखी होगी, उसमें ओबीसी को पर्याप्त आरक्षण दिया गया है, एससी को भी पर्याप्त आरक्षण दिया गया है। बाबू जगजीवन राम जो दलित थे, दलित नेता थे इस देश के, सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा
और आज एक दलित हमारे राष्ट्रपति हैं, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो नेता लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं वह उनकी अपनी निजी स्वार्थ हो सकते हैं, हो सकता है उनके स्वार्थों की पूर्ति पार्टी न कर पाई हो, क्योंकि योगी जी ने एक प्रशासक के तौर पर जो काम किया वह इस प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया। उन्होंने व्यक्ति विशेष को कोई भी ऐसा लाभ नहीं लेने दिया जिससे आम जनता का नुकसान होता हो। पहले यही तो होता था। पिछली सरकारें किसानों के नाम पर ज़मीनें हड़पती थीं और उससे लाभ कमाते थे नौकरशाह और राजनीतिक लोग। सीधे साधे किसान को 800 रुपये मीटर लेकर ज़मीन ठगा जाता था और बिल्डर, नौकरशाह और सरकारों का जो गठजोड़ था वह उससे हज़ारों रुपये मुनाफा कमाता था। तो इस प्रवृत्ति को जिस मुख्यमंत्री ने रोका, स्वाभाविक है कि वो भ्रष्टाचार की सोच वाले लोग या जिनकी दाल ना गल पाई हो या जो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए हों, तो वो कोई ना कोई आरोप तो लगाएंगे। लेकिन मैं विधायक होने के नाते यह बता सकता हूँ, मैंने नज़दीक से अपने मुख्यमंत्री को देखा है। हम लोग भी इतनी नैतिक ताकत नहीं जुटा पाते थे कि किसी गलत काम के लिए हम मुख्यमंत्री से कहें, क्योंकि जब हमारा नेता इस प्रदेश के लिए समर्पित है, यहाँ की जनता के लिए समर्पित है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हीं की बनाई हुई रीत को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिस तरीके से वो शासन इस प्रदेश में उन्होंने किया, बिना राग देश के सभी को साथ लेकर, उनकी विचारधारा को हम आगे समाज में बढ़ाएं। जिन लोगों को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, जो विचारधारा इस प्रदेश के विकास की है, जो विचारधारा करप्शन दूर करने की है, जो विचारधारा समाज के अंतिम छोर के उत्थान की है, तो वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई जान नहीं है, जनता उन्हें जवाब देगी। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह आ रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे उनके सपोर्टर्स भी आएंगे, यानी कि ज़्यादातर वोट उनके पीछे चले जाएंगे। इसलिए बीजेपी ने जो है बाबा को गोरखपुर उनके घर वापस भेज दिया है, क्योंकि डर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन कर लिया, दारा सिंह ने सपा ज्वाइन कर लिया। ये सब चुनावी हथकंडे, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि हमारे बाबा का जो व्यक्तित्व है वो सभी पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने जिस नेक नियति से और जिस कर्मठता से काम पिछले दिनों में इस प्रदेश की सुख और समृद्धि के किया है, वह सभी राजनीतिक पार्टियों को ज़मीन खिसकाने वाला नज़र आता है, अपनी जड़ों को कमज़ोर करने वाला नज़र आता है। इसलिए वो योगी जी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये तय है, और आप जनता की नब्ज़ टटोल कर देखिएगा, ये एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश में जिसकी डिमांड अन्य प्रदेश के लोग भी करते हैं, वो केरला के हों, महाराष्ट्र के हों, साउथ के हों। तो योगी जी ने जो मुकाम पाया है वो अपने एक कुशल प्रशासक के तौर पर और अपनी उस छवि के कारण पाया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई है, जहाँ सिर्फ कमज़ोर लोगों का उत्थान है, और जहाँ इस प्रदेश को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने का ख्वाब है। इसलिए इन लोगों के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे भविष्य में। सब योगी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सपा की जो बहू हैं अपर्णा यादव, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार हमें करना पड़ेगा, हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और ये तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता इस पार्टी के पास हैं। हम ऐसे लोग जो राष्ट्र के प्रति सम्मान रखते हैं या उसकी मजबूती का ख्वाब रखते हैं, ऐसे सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं इस पार्टी में। हमारा कुनबा बढ़ेगा तो निश्चित तौर से अच्छे लोगों को सेवा का मौका मिलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल बस यहाँ पर। अखिलेश यादव एक और चीज़ कह रहे हैं, जो कि 80 वर्सेस 20 चल रहा था, बीजेपी बोल रही थी, वो ये बोल रहे हैं कि 80% लोग जो हैं बीजेपी से नाराज़ हैं, मतलब हमारे साथ हैं, और 20% लोग जो हैं वो बीजेपी से नाराज़ हैं। आप देख रहे होंगे अनेकों सर्वे रोज़ाना टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से, पढ़ते भी हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलती पर हैं। और वो 20% का जो आंकड़ा है वो उनके लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80% इस वक्त इस प्रदेश में है, और ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे,
और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह मैं एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते आपको अपने पूरे होशो हवास में बता रहा हूँ, ये सभी लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति ने देखा है कि जो गुंडागर्दी इनके समय में इस प्रदेश में होती थी, सड़कों पर जो तांडव होता था, वह किसी से छिपा नहीं है। आज बहन बेटी सुरक्षित हैं, आज किसान अपना घर पर सोता है रात को पानी चलाकर, उसकी मोटरें महफूज हैं। पशुपालक जो रात में अपने पशुओं के पास इसलिए सोते थे कहीं पशु ना चोरी हो जाएं, वो सब आराम की नींद ले रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि चोरियां क्यों नहीं हो रही हैं प्रदेश में। अगर चोरियां ऐसे रुक गईं, किसान आराम से सो रहा है, तो कहीं इनकी ज़मीन ना खिसक जाए। इन्हें प्रदेश के ना विकास की चिंता है, ना लोगों की चिंता है। इन्हें चिंता सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी। इन्होंने हमें बताया अखिलेश यादव बौखलाहट में शायद इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उन्हें चिंता है कि उनके जो राजनीतिक ज़मीन है वो ना खिसक जाए उनके पैरों से, इसीलिए वो यहाँ पर बौखलाकर योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।